नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सवाल करते हैं, जो कि नीट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इन ये डीएनए स्टैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। पूछा गया है कि डीएनए स्टैंड में बताइए न्यूक्लियोटाइड जो होता है किससे लिंक होता है, कौन बॉन्ड से लिंक होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए स्टैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो लिंक होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो पहला का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। इन ये डीएनए स्टैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय 3 प्राइम से 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेड टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। तो जो भी सवाल हमारा पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट पूछे जाएंगे तो नाइट्रोजन बेस होंगे, पेंटोज शुगर होंगे और फास्फेट होंगे। नाइट्रोजनस बेस में दो याद रखना आपको, प्यूरिन होंगे या पिरिमिडीन होंगे। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होंगे और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होंगे। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर होगी, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आ जाएंगे और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आ जाएंगे। यूरेसिल ओनली इन आरएनए में पाए जाएंगे, यूरेसिल केवल आरएनए में पाए जाएंगे, जबकि थाइमिन केवल डीएनए में पाए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है, ये न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ये न्यूक्लियोटाइड इट लाइक। पूछा गया है कि बताइए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने बताया कि जो होता है न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो सेकंड का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू द क्लास ऑफ शुगर। पूछा गया राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो बिलोंग करते हैं क्लास ऑफ शुगर से, शुगर क्या उनसे शुगर होती है, तो अभी हमने कहा पेंटोज शुगर होती है। तो तीसरे का सी आंसर सही हो जाएगा। अभी जो क्लास पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ पेंटोज इट कंटेन 5 कार्बन एटम। यानी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो बिलोंग करते हो पेंटोज शुगर से बिलोंग करते हो और इसमें 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। आइए डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर में क्या होता है, 5 कार्बन होंगे और क्या एक ऑक्सीजन एटम है। तो अगर हम बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में आप अंतर देख सकते हैं कि राइबोज के सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है, लेकिन जो है डीएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाएगा, जबकि डीएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखना है कि OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट 2 सेकेंड पोजीशन इन द राइबोज। अगर पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए में मेन अंतर क्या है, तो आपको ये बताना है। कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, द फैक्ट दैट ये प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद पिरिमिडीन बेस इन डीएनए डबल हेलिक्स लीड टू एंटी पैरेलल सेमी कंजर्वेटिव यूनिफॉर्म विद थ्रू आउट द डीएनए यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। कह रहा है कि जो प्यूरिन बेस हमेशा पेयर करेगा पिरिमिडीन से विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्यूरिन हमेशा जो है पिरिमिडीन के साथ पेयर बनाएगा। जैसे एडेनिन जो है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो प्यूरिन पिरिमिडीन से ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जो है पेयर बनाता है। तो इसमें डीएनए डबल हेलिक्स लीड कैसा होता है, तो ये यूनिफॉर्म विथ थ्रू आउट द डीएनए होता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो चौथे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। द डायामीटर ऑफ द स्टैंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी जो डीएनए का डायमीटर होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन में क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडीन, साइटोसिन एंड थाइमिन, द स्पेसिफिक बॉन्डिंग गिव्स यूनिफॉर्म विद द डीएनए। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। पूछा गया है कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डीएनए पे और हिस्टोन पे कैसा होता है। तो डीएनए पे जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फास्फेट ग्रुप, और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्टली। तो पाँचवें का सी आंसर सही हो जाएगा। डीएनए के कुछ पॉइंट हैं, आइए रिवाइज कर लेते हैं। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। यानी डीएनए जो है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से बना होता है। डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो प्रेजेंस फास्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बेसिक।
रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन इसके एग्जाम्पल हैं। विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइट एंड देयरफॉर हिस्टोन आर पॉजिटिव चार्ज। अगला सवाल है द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन लोकेटेड इन। पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोमोटर साइट होते हैं और टर्मिनेटर साइट होते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है। तो जो प्रमोटर की लोकेशन होती है वो 5 प्राइम अप स्ट्रीम इंड एंड टर्मिनेटर की जो होती है 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम इंड होती है रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो छठे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी पूछा गया था कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर का लोकेशन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए की यूनिट क्या है। तो प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है एंड टर्मिनेटर है। तो क्या है, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। ठीक, अब लिखा है प्रोमोटर लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम इंड अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलरिटी ऑन कोडिंग स्टैंड। तो जो प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है, तो जो हम इसको रेफरेंस लेंगे कि प्रोमोटर देखेंगे कहाँ से, तो ये हमारी है कोडिंग स्टैंड। तो यहाँ से रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 प्राइम पे क्या है, प्रोमोटर है, 3 प्राइम पे क्या है, टर्मिनेटर है। तो ये आपको ये पॉइंट से आपको याद रखना है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का पोजीशन क्या है। तो टेम्पलेट जो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम लेंगे कोडिंग स्टैंड से। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोमोटर जो होता है 5 प्राइम पे होता है अपवर्ड, टर्मिनेटर 3 प्राइम डाउनवर्ड, और टेम्पलेट का अगर पूछा जाएगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ये आपको याद रखना है। तो लिखा है कि प्रोमोटर लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम इन अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड से लेंगे। ये आपको याद रखना है कि जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर हम बताएंगे किससे बताएंगे, कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस लेके बताएंगे, हमेशा कोडिंग स्टैंड से देखेंगे। The terminator is located toward 3 prime in downstream of the coding strand and usually define the end of process of transcription। जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की end of process क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड क्या है, विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। यानी कोडिंग स्टैंड केवल नाम रखा गया कोडिंग स्टैंड, लेकिन ये किसी को कोड नहीं करेगा। केवल रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्टैंड से लेंगे। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्टैंड। 3 प्राइम से 5 प्राइम को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। टेम्पलेट स्टैंड के याद रखना है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। 5 प्राइम से 3 प्राइम को कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी फार्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम याद रखना है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए से डीएनए बनता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा गया है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। एक अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो रहा है तो हम आयरन सप्लीमेंट से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इट इज ए मालिकुलर डिजीज। ये एक मालिकुलर डिजीज है। इट कन्फर्म रजिस्टेंट टू एक्वायर मलेरिया। ये मलेरिया से रजिस्टेंट रहेगा। ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो 7वें का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी। एयूजी कोडॉन के लिए क्या सही है। ईट कोड फॉर मिथेनोन ओनली। ईट है ये इनिशिएशन कोडॉन। ईट कोड फॉर मिथेनोन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और 8 का डी आंसर, तो ऑल ऑफ द अबव। तो 8वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ये मिथेनोन कोड करेगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। पूछा गया फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अगर पूछा जाएगा तो आरएनए होता है। तो 9वें का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए यूकैरियोट। पूछा गया कि बताइए यूकैरियोट में जो एमआरएनए होता है मैच्योर में क्या होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है। तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। कह रहा है कि मैच्योर आरएनए में ना तो एक्सॉन होता है ना इंट्रॉन होता है। ये गलत है। एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। ये कह रहा है एक्सॉन तो होता है लेकिन इंट्रॉन नहीं होता है मैच्योर आरएनए में। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सॉन तो रहता है लेकिन इंट्रॉन जो होता है उसको स्पेलिसिंग के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो 10वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट में। ठीक, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन किसमें होता है, यूकैरियोट में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन किसमें है, यूकैरियोट में है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक
किस स्ट्रक्चरल जीन किस में होता है, मोस्टली बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट में होता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में होता है। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव ए इंटरप्ट कोडिंग सीक्वेंस द जीन इन यूकैरियोट आर स्पेल्ड द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइन एज एक्सॉन। जो कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। एक्सॉन आर अपीयर इन मैच्योर आरएनए, एक्सॉन जो होगा वो मैच्योर आरएनए में अपीयर होगा, दिखाई देगा। इंट्रॉन आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, तो मैच्योर आरएनए में एक्सॉन होगा लेकिन इंट्रॉन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है कि मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन अगर इमैच्योर आरएनए में पूछा जाएगा तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे। तो मैच्योर में केवल जो है एक्सॉन होगा, इंट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन इमैच्योर में दोनों होंगे। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन में एक सिस्ट्रॉन होगा तथा ये एक प्रोटीन को कोड करेगा। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन मतलब क्या हुआ कि एक सिस्ट्रॉन होगा और एक प्रोटीन को कोड करेगा। तो 10वें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन देम आर रिस्पेक्टिवली। पूछा गया है कि बताइए ह्यूमन क्रोमोसोम में हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन किस में होता है। तो हाईएस्ट जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 में होता है और लोवेस्ट जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर Y में होता है। क्रोमोसोम 1 में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं वो 2968 होते हैं, यानी 2968 होते हैं। और Y की बात करें तो 231 जीन होते हैं, 231 जीन होते हैं। तो 11 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बताया गया है कि इसमें जो साइंटिस्ट ने बताया कि इसका डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कंट्रीब्यूशन कौन से साइंटिस्ट का नहीं है। तो फ्रैंकलिन, विल्किंस, चारगाफ, मेसेल्सन एंड स्थाल। तो जो इसमें से फ्रैंकलिन है, विल्किन है, चारगाफ है, इनका जो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेसेल्सन एंड स्थाल का नहीं है, क्योंकि ये डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताए थे, डबल स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में नहीं बताए थे। तो 12 का हमारा आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। पूछा गया है कौन कंट्रीब्यूशन में नहीं थे, तो मेसेल्सन एंड स्थाल नहीं होंगे। इट वाज ओनली इन 1953 दैट वाटसन एंड क्रिक, 1953 में वाटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। तो अगर पूछा जाएगा कि बताइए डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। लेकिन एक सवाल और यहाँ से पूछा था, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा, जो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल बेस्ड है एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा पे, इसको प्रोड्यूस किसने किया था, तो विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था। ये आपको याद रखना है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा जो है उसको प्रोड्यूस किसने किया था, जो बेस्ड होता है उसको प्रोड्यूस किसने किया था, तो विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था। प्रपोज ए वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये किस पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा पे। एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा को प्रोड्यूस किसने किया था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था। चारगाफ ऑब्जर्व दैट फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। चारगाफ ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक रेशियो बताया था कि एडेनिन और थायमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा और 1 होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन और थायमिन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, इक्वल 1 के। ऐसे ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, 1। ये आपको याद रखना है। मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1958 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन इकोलाई टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, इकोलाई। सन याद रखना है 1958। अगला सवाल है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक टुगेदर बाय 3' से 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज। कह रहा है डीएनए में जो पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड होता है 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसके पॉलीमराइजेशन को हम रोकने के लिए इसमें से क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन को हम रोक सकते हैं। तो रिप्लेस प्यूरिन विद प्रिमिडिन, कह रहा है कि प्यूरिन के स्थान पे हम प्रिमिडिन को रिप्लेस कर देंगे। रिमूव या रिप्लेस 3' OH ग्रुप इन डिऑक्सीराइबोज, कह रहा है जो डिऑक्सीराइबोज में 3' पे जो OH ग्रुप है उसको रिमूव कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। सी है रिमूव या रिप्लेस 2' ऑफ OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डिऑक्सीराइबोज, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो प्यूरिन विद प्रिमिडिन को रिप्लेस करने से
जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉलीमराइजेशन में। रिमूव रिप्लेस 3' OH ग्रुप इन डीऑक्सी राइबोस, यानी डीऑक्सी यानी डीएनए की जो है 3' पर अगर हम OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। और सी ऑप्शन दिया रिमूव या रिप्लेस सेकेंड पोजीशन ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सी राइबोस। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सेकेंड प्राइम पे जो होता है OH ग्रुप पाया ही नहीं जाता है। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन तब होता है जब न्यूक्लियोटाइड 3,5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कब होगा? जब न्यूक्लियोटाइड 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है तभी पॉलीमराइजेशन होता है। इस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 3' पे OH ग्रुप का होना, यानी अगर पॉलीमराइजेशन तभी होगा जब 3' पे OH ग्रुप होगा। डीएनए पॉलीमराइज नया न्यूक्लियोटाइड 3' OH ग्रुप पर ही अटैच करता है, यानी डीएनए पॉलीमराइज जो होता है एंजाइम होता है, ये नया न्यूक्लियोटाइड जो ऐड करता है वो 3' OH ग्रुप पर ही अटैच करता है। अगर 3' OH ग्रुप नहीं होगा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच ही नहीं हो पाएगा और डीएनए चेन इलॉन्गेशन रुक जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि 3' OH ग्रुप पे ही जो होता है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। अगर हम 3' OH ग्रुप से हटा देंगे तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी और डीएनए का इलॉन्गेशन नहीं होगा। तो जो आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्टैंड बिकॉज। कह रहा है कि बताइए डीएनए की जो सिंथेसिस होती है डिसकंटिन्यूअस एक स्टैंड पे ही की होती है, क्यों? डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड वेरी लॉन्ग, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन 5' से 3', इट इज ए मोर एफिशिएंट प्रोसेस, डीएनए लाइगेज जॉइन द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन वन स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है ओनली वन डायरेक्शन 5' से 3' में। तो 14 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो द रेप्लिकेशन ऑफ 3' से 5' स्टैंड इज कंटिन्यूअस। पूछा जाएगा 3' से कंटिन्यूअस स्टैंड कौन सा होता है? तो अगर रेप्लिकेशन 3' से 5' स्टैंड पे होता है तो कैसा होता है? कंटिन्यूअस एंड इट इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड, और इसे क्या कहेंगे? लीडिंग स्टैंड कहेंगे। तो लीडिंग स्टैंड का अगर पोजीशन पूछा जाएगा स्टैंड कैसा होता है तो 3' से 5' होता है। लीडिंग स्टैंड क्या होता है? कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। वाइल द रेप्लिकेशन ऑफ सेकंड स्टैंड इज 5' से 3' स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर जो है डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस 5' से 3' पे होती है स्टैंड में तो कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस एंड इट इज नोन एज लैगिंग स्टैंड। इसे क्या कहेंगे? लैगिंग स्टैंड कहेंगे। तो लैगिंग स्टैंड को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। लीडिंग स्टैंड को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। लैगिंग स्टैंड कैसे होता है? 5' से 3' पे सिंथेसिस होती है और लीडिंग स्टैंड में 3' से 5' में होती है। ये आपको याद रखना है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन 5' से 3' डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और ये एंजाइम नाम आपको याद रखना है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटालाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। पूछा गया है कि बताइए आरएनए पॉलीमराइज जो है कौन से स्टेप में जो है ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज करता है? इनिशिएशन में, इलॉन्गेशन में, टर्मिनेशन में, ऑल ऑफ द अबव। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इलॉन्गेशन में कैटालाइज करता है और इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। तो 15 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ। पूछा गया है कि जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो प्रोकैरियोट में हम किस लेवल पे रोक सकते हैं? रेप्लिकेशन पे, ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे, नन ऑफ द अबव। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो जीन एक्सप्रेशन जो है हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोकते हैं। तो 16 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी अगर प्रोकैरियोट में पूछा जाएगा तो कौन से लेवल पे रोक लेंगे? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी में यूकैरियोट का दिया गया है, तो यूकैरियोट को हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक सकते हैं, यानी फार्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी डीएनए से आरएनए बनना, वहीं चाहे तो जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। प्रोसेसिंग लेवल में रोक सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग में, एक्सॉन इंट्रॉन उसमें हम रोक सकते हैं। यह ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बना है जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ भी रोक सकते हैं। और चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल में। ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूकैरियोट में हम रोक सकते हैं, आपको याद रखना है। तो 16 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट।
they only increase expression, they only decrease expression, they interact with RNA polymerase but do not affect the expression, they can act both activator and repressor। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में, ये एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर दोनों होती है, एक्ट करती है। तो 17वें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस, पूछा गया कि बताइए लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कौन है जो कम्प्लीटली सीक्वेंस हुआ था लास्ट में। तो क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ था, क्योंकि उसमें लार्जेस्ट जीन पाई जाती थी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन थे 2968। तो ये आपको याद रखना है। तो 18 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का फंक्शन पूछा गया क्या है। इट इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। इट कैरी अमीनो एसिड टू राइबोसोम। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ऑल ऑफ द अबव। तो 19 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आरएनए के सभी काम हैं। अगला सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इस सवाल को करेंगे, पढ़ेंगे, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल का आंसर जो है हमारे क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। तो वाइल एनालाइज द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड वेयर फाउंड आउट ऑफ विच ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट केसेस। एडेनिन 29%, ग्वानिन 17%, साइटोसिन 32%, थाइमिन 17%। कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे केवल आपको ये याद रखना था कि जो है 5386 न्यूक्लियोटाइड, यही से आपका आंसर निकल जाएगा कि जो डीएनए होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये आपको याद रखना है, केवल आप यहीं से आंसर निकाल सकते थे। अगला है इन सम वायरस डीएनए सिंथेसाइज बाय यूजिंग आरएनए टेम्पलेट सच डीएनए इज कॉल्ड। तो ये एनसीईआरटी से बाहर का सवाल है कि कुछ वायरस में जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है आरएनए से। तो उस डीएनए कौन सा डीएनए होता है, तो सी डीएनए होता है, और ये पाया जाता है एचआईवी वायरस में पाया जाता है। एचआईवी, और इससे आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगला सवाल है इफ़ मेसेल्सन और स्थाल एक्सपेरिमेंट इज कंट्रीब्यूट फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया द रेशियो ऑफ N15, N14 कंटेंट डीएनए इन 4 जनरेशन विल बी। यह पूछा गया कि बताइए 4th जनरेशन में इनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसकी प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, ये किस में आएगा, N15 क्या होता है, N14 क्या होता है, N15 N14 क्या होता है, तभी आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या होता है, बेस्ड ऑन मेसेल्सन और स्थाल एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस एक्सपीरियंस से ये प्रूव हुआ था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव हुआ था। इसको मेसेल्सन स्थाल ने बताया था, ये आपको याद करना है। मेसेल्सन स्थाल ने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, इसमें इनिशियली बैक्टीरिया आर ग्रोन इन N15 हैवी नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को क्या करेंगे, N15 मीडियम में ग्रो कराएंगे। N15 क्या है, हैवी नाइट्रोजन है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराएंगे। फिर क्या होगा, ऑल डीएनए। तो इसमें जितने भी डीएनए होंगे वो कितने होंगे, N15 वाले होंगे, यानी हैवी डीएनए होंगे। अब इन डीएनए को जब ग्रो करा लिया गया तो देन शिफ्टेड टू N14 लाइट नाइट्रोजन, यानी N15 वाले को हम हैवी नाइट्रोजन बोलेंगे और N14 N14 वाले को लाइट नाइट्रोजन बोलेंगे। और अब इसको इसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो आइए देखते हैं पहली जनरेशन में क्या है। जनरेशन फर्स्ट की अगर पूछा जाता पेपर में तो ऑल डीएनए बिकम हाइब्रिड N15 और N14, यानी N15 और N14 वाले डीएनए जो है फर्स्ट जनरेशन में आए, कैसे आए, हाइब्रिड। तो रेशियो जो हमारा निकल के आएगा 0:1:0, यानी हाइब्रिड कितने रहेंगे फर्स्ट जनरेशन में 1 और लाइट कितने होंगे 0। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में पूछा जाएगा तो हाइब्रिड होंगे 1 और लाइट कितने होंगे 0, यानी लाइट कोई नहीं होगा। ये फर्स्ट जनरेशन में है। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड होंगे, यानी N15 और N14 वाले होंगे, और 50% लाइट होंगे N14। ये आपको याद रखना लाइट वाले। और रेशियो निकल के आएगा 0:1:1, यानी 50:1 रेशियो जो है 50% हाइब्रिड होंगे और 50% लाइट होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे हाइब्रिड थे और सेकंड जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो जो है वो इक्वल था।
थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो 25% हाइब्रिड रहेंगे और 75% लाइट रहेंगे। तो जो रेशियो हमारा निकल के आएगा 0:1:3, यानी जो हमारा हाइब्रिड होंगे उसका वो 1 होंगे और लाइट कितने होंगे, 3 होंगे। तो रेशियो निकल के आएगा 1:3। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हाइब्रिड कीपिंग हाल्विंग वो 12.5%, यानी हाइब्रिड कितने हो जाएंगे, 12.5% हो जाएंगे, 12.5%, और लाइट कितने होंगे 87.5%, यानी 87.5%। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:7 आएगा, यानी 1 किस रहेगा हाइब्रिड का और 7 रहेंगे लाइट का। तो हमारा जो पेपर में पूछा गया वो फोर्थ जनरेशन का पूछा गया। तो फोर्थ जनरेशन कितना आएगा, 1:7 आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन जो होगा उसमें सारे के सारे हाइब्रिड होंगे। सेकंड जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो सेम रहेगा। थर्ड जनरेशन में जो होंगे वो जो रेशियो होगा 1:3 होगा, हाइब्रिड 1 होगा और लाइट 3 होगा। और फोर्थ जनरेशन में 1:7 होगा, यानी हाइब्रिड 1 होंगे और लाइट 7 होंगे। ये आपको याद रखना है। तो जो पूछा गया फोर्थ जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। अगर इसी में थर्ड जनरेशन पूछा जाता तो सी आंसर हमारा सही हो जाता। और अगर सेकंड जनरेशन का पूछा होता, सेकंड का जनरेशन का पूछा ही नहीं है, जो पूछा गया फोर्थ जनरेशन का पूछा गया है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 5' से 3' दिया है, ATGAATG, द सीक्वेंस ऑफ बेस इन RNA ट्रांसक्रिप्ट विद बी। तो ऐसे सवाल में आपको ये देखना है कि दिया कहाँ से गया है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड से दिया गया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जहाँ पे थायमीन है उसके स्थान पे हम यूरेसिल कर देंगे, बाकी सेम उतार देंगे। यानी ए लिखा है एडेनिन, ये सेम रहेगा, टी के स्थान पे यू कर देंगे, बाकी सेम रहेगा, टी के स्थान पे यू कर देंगे अगर कोडिंग स्ट्रैंड से दिया गया है तो देखते हैं, ये के स्थान पे ये हो जाएगा, टी के स्थान पे हमने कहा यू हो जाएगा, जी रहेगा, ये ए रहेगा और टी के स्थान पे यू आ जाएगा और जी रहेगा। तो अगर कोडिंग स्ट्रैंड से दिया गया है तो केवल थायमीन के स्थान पे यूरेसिल कर देंगे। तो 23 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब प्रोमोटर स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर रीजन, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो RNA पॉलीमरेज जो ट्रांसक्राइब करेगा वो स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। तो 24 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ़ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन mRNA इज 5' से 3' AUG दिया है, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद मस्ट बी। तो एडेनिन 5' से 3' है, ये पेयर करेगा। तो एडेनिन पेयर करेगा किससे, यूरेसिल से tRNA में, क्योंकि थायमिन होता नहीं है। तो यू हो जाएगा, यूरेसिल एडेनिन हो जाएगा और ग्वानिन साइटोसिन हो जाएगा। तो 25 का ये आंसर सही हो जाएगा। द एमिनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स। पूछा गया है कि अमीनो एसिड जो है tRNA में किस प्राइम पे अटैच करता है, 5' एंड पे, 3' एंड पे। तो एमिनो एसिड अटैच करता है tRNA में 3' एंड पे। तो 26 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू। पूछा गया जब ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले mRNA से बाइंड होता है। तो कौन सा बाइंड होता है, द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट सबसे पहले जाके बाइंड होती है। तो 27 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इन इकोलाई द लाइकोप्रान गेट स्विच ऑन। पूछा गया इकोलाई लाइकोप्रान में कब ऑन होगा, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, RNA पॉलीमरेज बाइंड टू ऑपरेटर, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू RNA पॉलीमरेज। तो इकोलाई में जब लाइकोप्रान स्विच ऑन होगा वैन जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा और ये बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से। तो 28 का ये आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।